बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में अच्छेलाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। अच्छेलाल सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कंजूस मक्खी चूस बहुत था। एक दिन की बात है, अच्छेलाल अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी अचानक कहीं से उड़कर एक मक्खी उसकी चाय में गिर गई। ओहो, मेरी चाय में यह मक्खी कहाँ से गिर गई? उसने चाय में से मक्खी निकाली और उसे भी चूस कर फेंक दिया। आहा! चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई थी ये मक्खी। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी। तभी सेठानी वहां आती है। हे भगवान, क्या करूं इस कंजूस आदमी का। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे रुला कर रखा है। सुनिए जी, आज मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टालते जा रहे हैं। कंजूस अच्छे लाल ने सेठानी को बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी तो नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ गई। आखिरकार थक हार कर सेठ अच्छे लाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। सेठ मछली की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, अरे भैया, मछली कितने की दी? दुकानदार बोला, यह मछली 120 की है सेठ जी। कंजूस सेठ बोला, अरे यह तो बहुत ज्यादा है भाई, तुम तो बहुत ठग रहे हो। जहां से तुम लाते हो वहां इतने की थोड़ी ना मिलती होगी। दुकानदार बोला, अच्छा सेठ जी, मैं ठग रहा हूँ तो जाओ फिर उससे खरीद लो जो थोक पर बेचता है। उसके पास चले जाओ। अब कंजूस सेठ अच्छेलाल थोक की दुकान पर पहुंच गया और वहां दाम पूछने लगा। अरे भैया, ये मछली कितने की है? यह मछली 100 रुपए की है सेठ जी। सेठ अच्छेलाल को वो दाम फिर से बहुत ज्यादा लगा। अरे भैया, ये तो बहुत महंगी है भाई, इतनी की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहां से तुम ये मछली लाते हो वहां इतनी की थोड़ी ही मिलती होगी। दुकानदार बोला, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ और वहीं से जाकर ले लो। कंजूस सेठ को यह बात रास आ गई। अरे, जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है तो फिर उसे मैं पैसे देकर क्यों खरीदूंगा? नदी से ही निकाल लूंगा मछलियाँ, कम से कम मेरे पैसे तो बच जाएंगे। इतना सोचकर कंजूस सेठ नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। अरे वाह, मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़ लाता हूँ। यह सोचकर कंजूस सेठ नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वह नदी में काफी गहराई तक पहुंच गया, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। सेठ को याद आया कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है। खुद को मौत के करीब जाते देख अब उसे भगवान की याद आने लगी। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी। हे भगवान, मेरी जान बचा लो, भाड़ में गई ये मछलियाँ। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु। मन्नत मांगने से उसके मन में एक आत्मविश्वास आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ा खुशी हुई और वह पछताने भी लगा। अरे, मैंने बिना मतलब के ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधे दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी। हे भगवान, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश जोश में बोल गया था। 101 थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गया। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब कंजूस सेठ ने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथाई हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़ा, हे भगवान, 51 ब्राह्मणों को थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा ही कराऊंगा।
ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके स्वर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा, हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज्यादा ही हैं। मैं 11 ना सही पर एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा, जरूर कराऊंगा। ऐसे करते करते अच्छे लाल सेठ आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा, अब कह तो दिया है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर भोजन कराऊंगा कैसे? कहने को तो सेठ अच्छे लाल ने कह दिया कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो बहुत कम खाना खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी अच्छेलाल सेठ को बहुत कम खाना खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वह ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार अच्छेलाल सेठ को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा, पंडित जी, मेरा नाम अच्छेलाल सेठ है। मैं पास के गांव में रहता हूँ। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा आपके घर। अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। पंडित जी, वैसे आप कितना खा लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वह तो बहुत बड़ा पेटू निकला था। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत ही कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ कंजूस था तो वे ब्राह्मण बहुत चालाक थे। उसे सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, पर उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़े, सेठ जी, मैं पेटू नहीं हूँ। मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 पूरियां ही खा पाता हूँ। यह सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, तो कल आप उससे पहले ही आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ भी प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ अच्छे लाल पंडित का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी घर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए, लेकिन पंडित जी नहीं पहुंचे। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा, पंडित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाग्यवान मैं दुकान जा रहा हूँ। अगर मेरी जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ अच्छेलाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। वह अभी हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में मैं तो कई वर्षों पहले भी आया करता था, जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। बस अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 5100 रुपये देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और बोली, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना, मैं उस रीत को नहीं बदलूंगी। और सेठानी ने 5100 रुपये लाकर पंडित को दे दिए। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित को इस तरह रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो? खाने में कमी रह गई क्या? पंडित जी बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थी ना, तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 11,000 रुपये की दक्षिणा और साथ ही साथ आटा और चावल का दान भी करती थी।
पर अब वह सब पुरानी बातें हैं। अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। सेठानी ने तुरंत बोला, रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए। जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत सेठ अच्छेलाल की तिजोरी से 11,000 रुपये निकालकर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही आटा चावल दाल आदि को एक झोले में बांधकर पंडित को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिए। रात को जब सेठ अच्छेलाल घर लौट कर आया तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी ने कहा, हाँ हाँ पंडित जी आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, पर वह बार बार रोई जा रहे थे। कंजूस सेठ ने चौंक कर पूछा, बार बार रो रहे थे, पर वह क्यों? सेठानी बोली, दरअसल वह बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वह हमारे घर भोजन पर आया करते थे, इसलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब बहुत अच्छे से किया है। इतना सुनते ही सेठ अच्छेलाल के होश उड़ गए। दान दक्षिणा? अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी बताई तो गुस्से से अच्छेलाल का खून खौलने लगा। अरे यह तुमने क्या कर दिया भाग्यवान, इतने दक्षिणा में तो मैं जाने कितने पंडितों को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं मैं उस पंडित को, आज छोड़ूंगा नहीं। वह मुझे चूना लगाकर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। उधर पंडित जी भी पूरी तरह तैयार होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। अरे भाग्यवान, वो कंजूस सेठ यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम्हें अच्छे से याद है ना कि क्या करना है, कोई गलती मत करना। पंडिताइन बोली, हाँ जी, हमें अच्छे से याद है, आप चिंता मत कीजिएगा, हम भी आपकी ही पत्नी है, आप बस देखते जाइएगा। और फिर कुछ ही देर में सेठ अच्छेलाल तिल मिलाता हुआ पंडित के घर पहुंच जाता है और आवाज देने लगता है, पंडित, अरे ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज़ सुनते ही पंडिताइन तुरंत पंडित को एक सफ़ेद कफन ओढ़ा देती है। वहीं काफ़ी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आता तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। पंडित धीरे से पंडिताइन से बोला, चालू हो जाओ भाग्यवान, सेठ जी आ गए हैं। और पंडिताइन जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, पंडित जी, पंडित जी, हम सबको छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? सेठ ये सब देख कर चौंक गया। अरे इनको क्या हो गया? पंडिताइन रोते हुए बोली, पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कह कर गए थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहाँ से जो लौटे हैं उसके बाद दस्त उल्टी और हमारे पंडित जी हमको छोड़ के चले गए। अब हम कहाँ से इनके क्रियाकर्म के लिए पैसे लाएंगे? हे भगवान! इतना सब कुछ देखकर सेठ अच्छेलाल बहुत घबरा गया। हे भगवान, यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था। कहीं यह बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगा। ये कहाँ फंस गया मैं? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 25,000 रुपये निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा, यह लीजिए, यह कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का अंतिम संस्कार जल्दी से करा लीजिए। और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी ज़रूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर सेठ अच्छेलाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है और घर पहुंचते ही डर के मारे वह दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिगड़म लगाने का सोचा
और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ अच्छेलाल अपनी दुकान के लिए निकल गया, तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने सेठ के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितनी चालाक, सेठानी उतनी ही मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे ना? पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है ना, तो यहाँ मैं अपनी दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुंजा नाम की बेटी थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुंजा मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, तो वह मुझसे कहने लगी कि पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुंजा का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी गुंजा? पंडित जी बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, गुंजा तो बहुत कमज़ोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतज़ाम नहीं है ना, फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता वहाँ। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है, वहाँ हजामत बनाने वाला कोई नाई तक नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूँगा और आपको आपकी बेटी गुंजा की खोज खबर भी दे दूँगा। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ, तो आपको जो कुछ भी गुंजा को देना हो वह मुझको दे देना, मैं जाकर उसको दे दूँगा। वह बहुत खुश होगी। अब सेठानी ने गुंजा के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दे दी और पंडित जी वह सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ अच्छेलाल लौट कर घर आया, तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीने चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तिकड़म लगाई और दोबारा सेठ अच्छेलाल के घर पहुंच गए। पंडित को देखकर सेठानी खुश हो गई और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप? क्या हाल चाल है आपकी? और मेरी बेटी गुंजा कैसी है? पंडित जी बोले, हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अब तो गुंजा एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई थी और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हालचाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जानती हो, आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना। गुंजा को लड़का हुआ है। यह खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पंडित जी ने फिर कहा, अच्छा सुनो, गुंजा ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतज़ाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतज़ाम करने लगी। उसने एक बैलगाड़ी बुलवाया, जिसमें आटा चावल और सारा राशन का सामान भरकर पंडित को दे दिया और जाते जाते कहा, पंडित जी, गुंजा से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। पंडित जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा मैं, यह ज़रूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ अच्छेलाल घर आ पहुंचा और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही खड़ी है। सेठ ने सेठानी से पूछा, क्या बात है भाग्यवान, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? सेठानी बोल पड़ी, हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। आप जानते हैं, आप नाना बन गए हैं। नाना? सेठ यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अरे, मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी है, ना कोई भतीजी, भला फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने अच्छेलाल को बताया, अरे, अपनी बेटी गुंजा है ना, स्वर्ग में उसी को लड़का हुआ है।
पंडित जी बता रहे थे। यह सब बातें सुनकर तो मानो सेठ को जैसे करंट ही लग गया। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब है भाग्यवान। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भाग्यवान, कहीं वो तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया। सेठानी बोली, नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस कुंजा के बेटे के लिए सोने की चैन, कपड़े, एक टोकरी फल, आटा चावल दाल तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ अच्छे लाल के सर के ऊपर चिड़िया उड़ने लगी। अपनी अक्ल की अंधी बीवी और चालाक पंडित का गुस्सा लेकर वह पंडित के घर की तरफ चल दिया। जब अच्छे लाल पंडित जी के पास पहुंचा तो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सज़ा दे रहे हैं। पंडित जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 101 रुपये दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ हाथ जोड़कर बोला, मुझे स्वीकार है पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 101 रुपये की दक्षिणा भी दूंगा। पंडित ने सेठ अच्छेलाल को माफ़ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, अब आप चैन से रहो और खुशी से रहो। तुम्हारा कल्याण हो। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।